हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ रहे हैं और उसमें एक चैप्टर पढ़ रहे हैं अणु, परमाणु और अणु। परमाणु और अणु को हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। 2 क्लास करने के बाद आज ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 2 टॉपिकों से बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस क्लास को लेना मत छोड़िएगा। ठीक है, और इस क्लास को पूरा कर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में कौन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आज की जो क्लास है इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप कह भी नहीं सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि परमाणु अणु की तीसरी क्लास है। अणु परमाणु की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा उन कमेंटों को पढ़ा जाएगा और जो भी चीजें होंगी उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद से क्या होता है कि जो भी हम पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी क्लास लेते हैं, इसका जो पीडीएफ जो होता है वह कुछ क्लासेस पे क्या होता है, मिलता है। तो आप कुछ क्लासेस को क्या कीजिए, कुछ क्लासेस टेलीग्राम ये चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग अणु को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे और अणु से आने वाले एग्जाम में क्या प्रश्न है उसको भी समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये क्या है, अणु है। क्या है, अणु। अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ओके, ये होता है मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसको हम लोग क्या, इसकी परिभाषा क्या बनती है, तो इसकी परिभाषा बनती है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने से हमें अणु प्राप्त होता है। क्या परिभाषा बनती है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, अणु प्राप्त होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से ये क्या होता है कि अणु जो होता है यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अणु होती है। दूसरी बात इसमें समझिएगा कि परमाणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये किस में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किस में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में क्या हो सकता है, रह सकता है। बात समझिएगा, रह सकता है। जो अणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है। जो अणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, मतलब नहीं लेता है। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है। इसकी परिभाषा मैं बता दें यहाँ अणु की, कि जब अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। पदार्थ अणु जो होता है या पदार्थ की सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग आगे एक और पॉइंट को समझते हैं, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूप से संयोग करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब कोई 2 या 2 से क्या होंगे,
जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, तो संयोग करते हैं, तब वह अणु या यौगिक बनते हैं। तब जाके क्या बनता है, अणु और यौगिक बनता है। बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो अणु होता है ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके बनते हैं, संयोग करते हैं, तब क्या होता है, अणु या यौगिक बनते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से क्या होते हैं, रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, तब क्या बनता है, अणु या यौगिक बनते हैं। बात समझ में आ गया। जब ये बात तो आज क्लियर हो गया। अब इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो अणु में हम लोग किन एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे, समझिए अणु के एग्जाम्पल। जैसे H2, ठीक है, Cl2, ब्रोमीन, देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, ये देखिए क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उसके बाद से क्या लिखेंगे, N2, नाइट्रोजन, ठीक है, O2, ठीक है, उसके बाद से अक्रिय गैसें इसमें क्या होंगी, आ जाएंगी, ठीक है। अक्रिय गैसें में अणु थोड़ी ना, ये बात समझ में आ गया कि अणु क्या होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे अणु हैं। और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे H2, ठीक है, CO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अणु में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब उसके बाद से सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटास हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है, पोटास हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद से आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। आई होप आपको ये सभी के सभी अणुओं के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे अणु के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। अणु जो होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित है। सबसे पहला जो है ये क्या है, एक होगा तत्व का अणु, एक क्या होगा, तत्व का अणु, तत्व का अणु, ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, ये होगा यौगिक का अणु। किसका यौगिक, यौगिक का अणु। ये अणु मुख्यतः दो प्रकार से यौगिक के अणु, ठीक है, यौगिक के अणु। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं तत्व का अणु क्या होता है। तत्व का, अभी अणु का बहुत सारा एग्जांपल मैं आपको कराया, उसके बाद से अणु, तत्व का अणु और यौगिक अणु। तो तत्व का अणु क्या होता है उसको समझिएगा। किसी तत्व में अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। किसी तत्व के, इसको लिख लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। किसी तत्व के, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं। ठीक है, किसी तत्व के ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के अणु में
अणु में समान प्रकार के, यही लाइन आपको ध्यान देना है, समान प्रकार के, ठीक है, समान प्रकार के किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु, ठीक है, परमाणु होते हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, जिसमें देखिए, जिसमें समान प्रकार के परमाणु होंगे, मतलब किसी तत्व के अणु में, देखिए तत्व का अणु जो है, किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होंगे, उसे आई होप क्या कहेंगे, तत्व के अणु कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पे होगा, एग्जांपल लिख लीजिएगा, तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, क्लोरीन होगा, ठीक है, Cl2, ठीक है, क्लोरीन होगा, उसके बाद से I2 आयोडीन होगा, उसके बाद से ऑक्सीजन O2 होगा, नाइट्रोजन N2 होगा। ये सभी के सभी क्या है, तत्व के अणु हैं, ये सभी के सभी क्या है, इसमें देखिए सभी के सभी क्या है, ये समान प्रकार के अणु, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। जैसे हाइड्रोजन समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, क्लोरीन समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, आयोडीन समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, ऑक्सीजन समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, नाइट्रोजन समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें ध्यान देंगे कि तत्व के अणु में अक्रिय गैसों को भी शामिल किया गया है। किनको, अक्रिय गैसों को भी शामिल किया गया है, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें कौन है, जैसे ठीक है हीलियम, ठीक है, नियोन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है, अक्रिय गैस है, जो कि तत्व के अणु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो तत्व का अणु जो है, समझ में आ गया, तो ये किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे अक्रिय गैस, ये भी क्या है, तत्व के अणु कहे जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आ गया तत्व का अणु। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के अणु को। तो यौगिक के जो अणु हैं ये क्या होंगे, तो इसको समझिएगा, इसकी परिभाषा को, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु, असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके यौगिक के अणु बनाते हैं। असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु, असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके क्या बनाते हैं, रासायनिक रूप से संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक के अणु बनाते हैं। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे इसकी डिफिनीशन को लिख देता हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्या है कि असमान, ठीक है, असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु, असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक के अणु बनाते हैं, यौगिक के अणु बनाते हैं, ये देखिए बनाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल
को, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो यौगिक के जो अणु में एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले H2O मतलब जल, ठीक है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज। उसके बाद से क्या हम लोग अगला यौगिक अणु को क्या देखेंगे, तो ये होगा हमारा C2H5OH, एथेनॉल इसको कहा जाता है, इसको एथेनॉल बोला जाता है। अब देखिए ये होगा मेथेनॉल, ये क्या होगा मेथेनॉल, ये क्या होगा मेथेनॉल। उसके बाद से हम लोग इथाइन को देखेंगे तो इथाइन का सूत्र होता है C2H2, ये इथाइन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये कास्टिक पोटास होता है, ये क्या होता है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटास भी हम लोग कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद से हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद से एक और एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये यौगिक के अणु हैं और ये तत्व के अणु हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब ये बताने का समझाने का बस यहाँ पे यही तात्पर्य था कि हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको समझने के लिए मैं इतना समय आपका लिया हूं। और आगे चलते हैं अगले पेज पे, जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसको समझते हैं। वो क्या पूछता है, परमाणुकता। परमाणुकता क्या होता है, ठीक है, परमाणुक, ठीक है, परमाणुकता, ठीक है, परमाणुकता, ठीक है, एटॉमिसिटी, ठीक है, क्या पूछता है एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी परमाणुकता जो होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं कि परमाणुकता वास्तव में ये क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। क्या होता है कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या किसी भी अणु में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, उस अणु की परमाणुकता कहलाती है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसकी परिभाषा को लिख देता हूं जिससे कि और बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी, ठीक है, किसी भी अणु में उपस्थित, ठीक है, परमाणु, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता क्या होती है, कहलाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सही लॉक कर लीजिएगा, कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आए। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, देखिए ये जो परमाणु होता है ना, ये परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पलों को लिखेंगे और उसमें आपको बताना है कि वह जो यौगिक दिया है, जो यौगिक अणु है, उस यौगिक के अणु की परमाणुकता कितनी है। आई होप आपको अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कि H2O, ठीक है, CO2, SO2, ठीक है, उसके बाद से H2SO4, ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे क्या लिख रहे हैं देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या लिख रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ये फटाफट लिखते चलिएगा जिससे कि अभी आपका ये डाउट जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखे, एथेनॉल, ये क्या लिखे यहाँ पे, मेथेनॉल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिखे पोटास हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक पोटास। उसके बाद से हम लोग लिखे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल थे ये मैं लिख दिया, और यहाँ पे इन एग्जाम्पलों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे जिससे कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक थोड़ा सा लिख लीजिए बेकिंग सोडा का सूत्र, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एक होता है लाइम सोडा जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, परमाणुकता कैसे आप क्लियर करेंगे, ठीक है। तो परमाणुकता में हम लोग पढ़े हैं परिभाषा को, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन मतलब H2O। तो यहाँ पे पूछा है परमाणुओं की संख्या को, तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जल की यौगिक की परमाणुकता क्या हो गई, 3 हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो यहाँ पे 2 अणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, हाँ, तो यहाँ पे जल की यौगिक में कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु हो जाएंगे, तो कार्बन का एक अणु है और ऑक्सीजन के कितने, 2। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु हो गए, तो 3 हो गए। अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड में देखेंगे कितने परमाणु है, तो ये होगा सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। यहाँ पे टोटल कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग देखेंगे जिसको तेजाब भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ सल्फर के एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। टोटल मिला के कितने हो गए, 2 1 3 3 4 7 यहाँ पे परमाणु है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के यौगिक में कितने परमाणु होते हैं, तो 7 परमाणु होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, और सल्फर के कितने हैं, 1। टोटल मिला के कितने हो गए, 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कस मतलब समझा के मैं आपको लिखते चलता हूं, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा नजर डालिएगा। यहाँ पे क्या नजर डालना है कि जल के यौगिक में कितने परमाणु हैं, तो 3 है, दिख रहा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं, 3 है। सल्फर डाइऑक्साइड में कितने हैं, 1 और 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, तो 2 3 3 4 7 है, ठीक है। परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें कितने परमाणु हैं, 7 परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है तो यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ पे देखिए कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बन के 6, तो हाइड्रोजन के 12 6 18, ऑक्सीजन के 6 18 6 24। तो यहाँ पे कितने परमाणु हो गए ग्लूकोज में, तो 24 हो गए। ये जो एथेनॉल में जो है कितने परमाणु हो गए, तो 2 5 2 7 7 1 8 8 1 9 परमाणु का है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मेथेनॉल में कितने परमाणु का है, तो 1 3 4 4 1 5 1 6, तो 6 परमाणु का। आई होप आपको क्लियर हो गया। सोडियम क्लोराइड में देखिए, ये सोडियम 1 परमाणु है और क्लोरीन 1 परमाणु है। टोटल यहाँ पे कितने परमाणु हुए, 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम 1 परमाणु है, ऑक्सीजन 1 परमाणु है, प्लस हाइड्रोजन 1 परमाणु है। टोटल यहाँ पे निकल के आया 3। अब देखिए जो पोटास इसको बोला जाता है, मतलब कास्टिक पोटास, ठीक है। तो कास्टिक पोटास में कितने परमाणु हैं, तो 1 पोटेशियम है, 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम, इसको हम लोग बोलते हैं
सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, हाइड्रोजन का एक, प्लस कार्बन का एक, प्लस ऑक्सीजन के 3, तो कितने हो गए टोटल? 1 2 2 3 3 3 6 परमाणु हो गए बेकिंग सोडा में। परमाणुकता कितनी हो गई? बेकिंग सोडा की परमाणुकता कितनी हो गई? 6 हो गई। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को तो कैल्शियम का 1 प्लस कार्बन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 3, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 2 3 5 परमाणु हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसके प्रकारों को समझेंगे। आई होप आपको क्लियर। अब देखिए इसके जो टाइप होते हैं, तो इसमें टाइप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता है मोनो, ठीक है, मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक, उसके बाद से डाई एटॉमिक, ठीक है, उसके बाद से ट्राई एटॉमिक, ठीक है, उसके बाद से टेट्रा एटॉमिक, उसके बाद से अगला पॉली एटॉमिक। देखिए ये लिखने का तात्पर्य ये है कि आप इस प्रश्न को आसानी से अब बेहतरीन तरीके से समझ लें और एग्जाम में आए, एग्जाम में तो ये आपसे छूटे ना। तो देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, उसके बाद से ट्राई एटॉमिक, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जैसे नाम है वैसे ही इसकी परिभाषा है। देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा? एक परमाणविक तत्व, एक परमाणविक अणु, तो एक परमाणविक, ठीक है, एक परमाणविक अणु, ठीक है, एक परमाणविक अणु, हिंदी में लिख लेते हैं, ये क्या होगा? द्विपरमाणविक अणु, ठीक है, द्विपरमाणविक अणु। इसमें क्या होगा? ठीक है, त्रिपरमाणविक अणु, ठीक है, ये होगा हमारा चतुर्थ परमाणविक। अणु, ठीक है, ये हमारा होता है क्या? बहुपरमाणविक अणु। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक परमाणविक बोला जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को द्विपरमाणविक बोला जाता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को त्रिपरमाणविक बोला जाता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को चतुर्थ परमाणविक अणु बोला जाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को बहुपरमाणविक अणु बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होते हैं, जिसमें क्या होता है? एक परमाणु की बात होगी, ठीक है, केवल एक परमाणु की बात होगी। किसकी बात होगी? मतलब एक परमाणु की बात होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक परमाणविक, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एग्जांपल होगा अक्रिय गैस, कौन गैस? अक्रिय गैस के सभी क्या हो जाएंगे? ये मोनो एटॉमिक के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे हीलियम, ठीक है, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनान, ये सभी के सभी क्या हैं? ये मोनो एटॉमिक में आ जाएंगे। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आ जाएंगे? तो इसमें डाई एटॉमिक में जिसमें जो दो अणु हों, ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, Cl2, ठीक है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके बाद से ये सभी के सभी क्या हो गए? आपके
ये सभी के सभी क्या हो गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में थोड़ा पीछे चलते हैं, इसको समझते हैं कि यहाँ पे किसी का अगर दो है, किसी भी यौगिक के अणु का अगर दो परमाणु है तो वो भी क्या हो जाएगा, द्विपरमाणुक में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो तो किसी का नहीं है, तो ये दो वाला हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, हमारे द्विपरमाणुक हो गए। त्रिपरमाणु में क्या होंगे, जिसमें परमाणुकता 3 होगी। तो 3 परमाणु में कौन कौन होंगे, तो इसको समझ लीजिएगा कि देखिए H2O, ठीक है, CO2, ठीक है, 2 1 3, SO2, ये सभी के सभी हो गए, ठीक है। इसमें आगे भी आप ऐड कर सकते हैं, HCl भी हो जाएगा, HCl, तो ये द्विपरमाणुक में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब टेट्रा एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होगा, टेट्रा एटॉमिक में, तो टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 परमाणु होंगे तो ये P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P4। ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। उसके बाद से अमोनिया NH3, ये देखिए 3 1 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब पॉली एटॉमिक में क्या होता है, जिसमें 4 से अधिक हो, मतलब 2 या 2 से अधिक हो, वो पॉली एटॉमिक के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसमें एग्जांपल क्या होगा, सल्फर 8, ठीक है। अब देखिए ये सल्फर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये CH4 मेथेन हो जाएगा। ये देखिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए 1 2, ठीक, 2 3 5, इसमें 5 परमाणु हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपरमाणुक में हो जाएगा। जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। आई होप आपको ये सभी के सभी जो मैं बातें बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आगे हम लोग चल रहे हैं और थोड़ा सा पढ़ेंगे जॉन डाल्टन सर के बारे में, ठीक, जॉन डाल्टन चाचा के बारे में पढ़ेंगे। और जॉन डाल्टन चाचा के बारे में कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन चाचा, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा समझिएगा जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है, 1808 में, जॉन डाल्टन के बारे में 1808 में रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पे परमाणु सिद्धांत पेश किया गया, ठीक है। 1808 में सर जॉन डाल्टन के द्वारा रासायनिक संयोजन के आधार पे परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इन्होंने ये सिद्धांत दिया, उसी दौरान इन्होंने कुछ बातें कही। तो बातें क्या थी, कहा कि सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, ये देखिए क्या कहे कि सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, ये सभी के सभी सूक्ष्म कण से बने होते हैं, ठीक है। इन्होंने एक खास लाइन दिया और कहा सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो, सभी के सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म कणों को इन्होंने परमाणु नाम दे दिया। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सभी क्या बने हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिनको इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं और एक दो बातों को और समझते हैं, जो कि क्या है। इन्होंने एक और खास लाइन बोली कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। सभी द्रव्य क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। ये लाइन भी इन्होंने बताया। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक और लाइन इसमें समझते हैं जो कि बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु। ये रासायनिक संयोजन के आधार पे इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किए जाते हैं न विनाश किए जाते हैं, ठीक है।
बात समझ में आया? न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, ये रासायनिक संयोजन के आधार पे डाल्टन साहब ने बताया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं एक लाइन और आपको बताने वाला हूं जो कि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान इवन रासायनिक धर्म गुण, मतलब रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं जिससे कि ये बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझ में आ जाए। तत्व के सभी परमाणुओं का तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यह डाल्टन चाचा के द्वारा व्यक्तिगत बताया गया। अब थोड़ा सा यहां से हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के साथ साथ रासायनिक संयोजन के आधार पे, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक द्रव्यमान संरक्षक का नियम होता है और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, लेकिन द्रव्यमान संरक्षक का नियम लेवासिये जी के द्वारा दिया गया था। तो आज हम लोग स्थिर अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्या है, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे अभी हम लोग कुछ देर पहले परमाणु मतलब अणु में पढ़े हैं कि अणु जो है दो प्रकार के, एक तत्व के अणु और एक यौगिक के अणु। तो यौगिक के अणुओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कोई भी एक यौगिक दे देगा और पूछ लेगा उस यौगिक में कुल द्रव्यमानों की संख्या, कुल द्रव्यमानों की संख्या, कुल परमाणुकता पूछ लेगा, कुल तत्वों का अनुपात पूछ लेगा, या पूछ लेगा कुल तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात पूछ लेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। और सबसे खास बात कि यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको अगर फार्मूला याद है, फार्मूला तो याद ही याद है, उसमें परमाणु भार भी आपको याद है, तो आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं ये बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, क्या ध्यान देना होता है कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं, यौगिक के अणु। ठीक है, यौगिक के अणु, ठीक है, किसी भी यौगिक के अणु, ठीक है, किसी भी यौगिक के जो अणु होंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कुछ अणुओं के, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कुल द्रव्यमान को समझेंगे। ठीक है, कुल द्रव्यमान निकालना, ठीक है, कुल द्रव्यमान निकालना। ठीक है, उसके बाद से तत्वों का अनुपात हम लोग समझेंगे। तत्वों का अनुपात का मतलब अनुपात मतलब संयुक्त रूप। ठीक है, संयुक्त तत्व मतलब वह तत्व किससे मिलकर बना है। ठीक है, संयुक्त रूप का मतलब ये। अगला जो प्रश्न पूछेगा ये तत्वों का, ठीक है, तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों के, ठीक है, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, उसके बाद से अगला पूछेगा परमाणुकता। परमाणुकता आपसे पूछ ले या कुल परमाणुकता, कुल परमाणुकता या कुल परमाणुकता पूछ सकता है आपसे। देखिए कुल द्रव्यमान तो सबसे पहले कि यहाँ पे यौगिक के अणु कुछ हम लोग समझेंगे और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, इन तत्वों के माध्यम से कुछ प्रश्नों को समझेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी कुछ देर में पहले पढ़ाया था कि यौगिक के अणु, तो ये यौगिक का अणु, ये पहला प्रश्न लेता हूं IS2, इसी माध्यम से मैं इन 4 स्टेटमेंटों को प्रूव करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न कुछ ऐसे पूछेगा कि जल के यौगिक में
कुल जल के यौगिक की कुल द्रव्यमानों की संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, जल के यौगिक में तत्वों के अनुपात या संयुक्त तत्व की क्या है। ठीक है, तो जल के यौगिक में तत्व का मतलब तत्व का अनुपात या संयुक्त तत्व कौन कौन हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। तीसरा जो प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा जल के यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद से यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा जल के यौगिक में जल के यौगिक के तत्वों का परमाणुकता क्या है, कितना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो यहां से ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये प्रश्न पूछेगा तो यहां पे आपको सबसे पहले हम लोग पहला फैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें पूछेगा कुल द्रव्यमान। तो देखिए जल का कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान कैसे आप निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप हाइड्रोजन और ये H2O सूत्र लिख लेंगे। और सूत्र लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है, पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, आप प्लस कर लेंगे बीच में। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको कर लेंगे यहाँ पे 2, और ये कर लेंगे हम लोग प्लस, ये कर लेंगे 16। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ के 18। अब देखिए द्रव्यमान को हमेशा किस में लिखा जाता है, यूनिफाइड में लिखा जाता है। ठीक है, पहले इसका जो मात्रक हुआ करता था तो वो MU होता था, लेकिन IUPAC के द्वारा चेंज करके, ठीक है, अब यूनिफाइड कर दिया गया है, यूनिफाइड मास यूनिट कर दिया गया है। जो संकेत ये है कि U से इसको डिनोट किया जाता है, यूनिफाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं, जिसमें पूछा है तत्वों का अनुपात या संयुक्त तत्व कितना है। तो यहाँ पे संयुक्त तत्व को हम लोग समझते हैं, संयुक्त तत्व क्या होंगे, तो यहाँ पे जल के यौगिक में संयुक्त तत्व कौन कौन है, तो देखिए H2O। तो ये तो जल का सूत्र हो गया। तो जल में कौन कौन तत्व हैं, तो देखिए एक है क्या, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। आई होप आपको क्लियर हो गया, ऑक्सीजन। तो ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाएगा, संयुक्त तत्व या तत्वों का अनुपात बोला जाएगा। जो जल के यौगिक है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल यौगिक का निर्माण हुआ है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग समझते हैं, वो क्या है। तीसरा जो ये प्रश्न है ये क्या है, तो कह रहा है तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तत्वों के, ठीक है, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। तो कौन से तत्व हैं, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मैं बताया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका ये मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अनुपात के लिए हम लोग ये चिन्ह यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, तो 1 हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2:16। अब इसको काट देंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, तो 1:8। तो यही कहा जाता है यहां से प्रश्न में कि जल के यौगिक में, जल के यौगिक की बात छोड़िए, अभी थोड़ा सा एक और पॉइंट समझ लीजिए। किसी भी यौगिक में तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न मैं बताया हूं इसको समझिएगा, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। तो किसके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तो जल के। तो जल के यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, 1:8 के रूप में निश्चित होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे। जो अगला प्रश्न है, जो कि चौथा है, ये चौथा प्रश्न कैसे करेंगे, तो कुल परमाणुकता पूछा है। तो कुल परमाणुकता कैसे निकालेंगे, कुल परमाणुकता
कुल परमाणुकता कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए H2 वो लिख दिए। यहाँ पे कुल परमाणुकता कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले हाइड्रोजन कितने हैं, तो क्या हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है। तो यहाँ पे जल के यौगिक का परमाणुकता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।